जय हिंद। यूट्रोफिकेशन के बारे में बातचीत हमने इससे पिछले सेशन में खत्म कर दी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे वेटलैंड इकोसिस्टम के बारे में। वेटलैंड इकोसिस्टम की कहानी क्या है, उस सब के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे लेक्स वर्सेस वेटलैंड्स के बारे में। लेक्स और वेटलैंड्स के बीच में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, वेटलैंड का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पे अगर कहें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन्स देखने को मिलते हैं, उन ट्रांजिशनल जोन्स को ही क्या बुलाया जाता है? वेटलैंड बुलाया जाता है। इजी। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम या फिर ये कहें कि लैंड इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम या फिर ये कहें कि वाटर इकोसिस्टम, इन दोनों के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन्स देखने को मिलते हैं, उन्हीं को क्या बुलाया जाता है? उन्हीं को वेटलैंड बुलाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मार्शेज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्वैम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल बॉक्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल फैंस होते हैं। अब जैसे ये मार्शेज हैं तो इनमें हो क्या रहा है कि जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है वो पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ है, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसकी शुरुआत हो गई है। बीच में ये जो ट्रांजिशनल जोन देखने को मिल रहा है, इस ट्रांजिशनल जोन को ही क्या बुलाया जाता है? वेटलैंड बुलाया जाता है। ये जो वेटलैंड्स हैं ये आम तौर पे ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे वाटर टेबल्स जो हैं वो लैंड सरफेस के या तो एकदम पास में होती हैं या लैंड सरफेस पे ही होती हैं। और जो लैंड होती है वो आम तौर पे शैलो वाटर से कवर्ड होती है। जो लैंड होती है वो आम तौर पे शैलो वाटर से कवर्ड होती है, विच मीन्स एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो वेटलैंड्स हैं ये शैलो लेक्स होती हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये एक तरीके से शैलो लेक्स होती हैं। और ये जो वेटलैंड्स हैं आमतौर पे इनकी डेप्थ जो है, इनकी गहराई जो है वो 3 मीटर से ज़्यादा की नहीं होती है। ये जो वेटलैंड्स हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। वेटलैंड्स नेचुरल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल मैन मेड भी हो सकते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये परमानेंट भी हो सकते हैं, ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं इनमें स्टैटिक वाटर भी हो सकता है, रुका हुआ पानी भी हो सकता है, और फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है। ये जो वेटलैंड्स हैं आमतौर पे इनकी जो सॉइल्स होती हैं वो सैचुरेटेड होती हैं। सैचुरेटेड क्यों होती हैं? बिकॉज पानी भरा रहता है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का मर्जर देखने को मिलता है। तो ये जो वेटलैंड्स होते हैं इनमें सैचुरेटेड सॉइल्स देखने को मिलती हैं। और जनरली ये जो वेटलैंड्स हैं ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहां पे पुअर सरफेस ड्रेनेज देखने को मिलता है, वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। पुअर सरफेस ड्रेनेज है तभी तो पानी रुका हुआ है, अदरवाइज तो पानी बह जाता। तो ये जो वेटलैंड्स हैं ये आमतौर पे ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे पुअर सरफेस ड्रेनेज देखने को मिलता है, वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। ये जो वेटलैंड्स हैं ये लंबे चौड़े फ्लोरा को और फोना को सपोर्ट करते हैं। ऐसा फ्लोरा और ऐसा फोना जो कि शैलो वाटर्स में सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है, जो कि वाटर लॉग्ड सॉइल्स में सर्वाइव कर सकता है, रह सकता है। जो वेटलैंड्स का फ्लोरा होता है, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं ये वेट कंडीशंस के साथ में सर्वाइव कर सकते हैं, वेट कंडीशंस में रह सकते हैं। इजी और सिंपल सी बात है। वेटलैंड इकोसिस्टम में सबसे बेसिक सवाल यह है कि वेटलैंड होता क्या है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक्वेटिक इकोसिस्टम के बीच में जो ट्रांजिशनल जोन होता है, उस ट्रांजिशनल जोन को ही क्या बुलाया जाता है? वेटलैंड बुलाया जाता है। ये जो वेटलैंड्स हैं ये एक तरीके से शैलो लेक्स होते हैं और इनकी डेप्थ इन जनरल 3 मीटर से ज्यादा की नहीं होती है। ये जो वेटलैंड्स हैं ये नेचुरल भी हो सकते हैं, ये आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये परमानेंट भी हो सकते हैं, ये टेम्परेरी भी हो सकते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं इनमें स्टैटिक वाटर भी हो सकता है और फ्लोइंग वाटर भी हो सकता है। ये जो वेटलैंड्स हैं इनमें आमतौर पे सैचुरेटेड सॉइल्स देखने को मिलती हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये आमतौर पे ऐसे एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे पुअर सरफेस ड्रेनेज होता है, वाटर लॉगिंग देखने को मिलती है। ये जो वेटलैंड्स हैं ये लंबे चौड़े फ्लोरा और फौना को सपोर्ट करते हैं। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स के बारे में। ये जो वेटलैंड्स हैं इनको दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है। कौन कौन सी दो कैटेगरीज में क्लासिफाई करके देखा जाता है? एक होते हैं इनलैंड वेटलैंड और दूसरे होते हैं कोस्टल वेटलैंड।
इनलैंड वेटलैंड नाम से ही क्लियर है, जो इनलैंड्स में होते हैं उनको बोल देते हैं इनलैंड वेटलैंड, और कोस्टल वेटलैंड नाम से ही क्लियर है, जो कोस्टल एरियाज में देखने को मिलते हैं उनको कोस्टल वेटलैंड बुलाया जाता है। ये जो इनलैंड वेटलैंड है ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेक्स होती हैं, पॉन्ड्स होते हैं, ऑक्सबो लेक्स होती हैं जो मिएंडरिंग रिवर्स की वजह से फॉर्म होती हैं, ऑक्सबो लेक्स होती हैं। या फिर मैन मेड की अगर बात करें तो रिजर्वायर्स होते हैं, टैंक्स होते हैं। ये सब क्या है? ये एग्जाम्पल है इनलैंड वेटलैंड का। और कोस्टल वेटलैंड की अगर बात करें तो जो एस्चुरीज देखने को मिलती हैं, जो लगून्स देखने को मिलते हैं, जो मैंग्रोव इकोसिस्टम देखने को मिलते हैं, जो वेज देखने को मिलते हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं कोस्टल वेटलैंड का। ये जो कोस्टल वेटलैंड है ये भी मैन मेड हो सकते हैं, जैसे सॉल्ट पैन्स होते हैं, आर्टिफिशियली बनाया जाता है, इनको मैन मेड होते हैं। सॉल्ट के प्रोडक्शन के लिए सॉल्ट पैन्स को बनाया जाता है। एक्वा कल्चर पॉन्ड्स होते हैं, फिश वगैरह के प्रोडक्शन के लिए एक्वा कल्चर पॉन्ड्स को बनाया जाता है। तो ये जो वेटलैंड्स हैं ये इनलैंड भी हो सकते हैं और कोस्टल भी हो सकते हैं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी बातचीत है। होपफुली ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। वेटलैंड क्या होता है, वेटलैंड्स का क्लासिफिकेशन किस तरीके का दिखाई देता है, होपफुली ये आपके दिमाग में रजिस्टर हुआ होगा। अब बात आती है अबाउट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइजिंग वेटलैंड्स ऑफ नेशनल सिग्निफिकेंस। देखो, एक रामसर कन्वेंशन है ऑफ वेटलैंड्स। ये जो रामसर कन्वेंशन है इसके अकॉर्डिंग ये जो फॉलोइंग 9 क्राइटेरियाज दे रखे हैं, इन 9 में से अगर कोई एक क्राइटेरिया भी फुलफिल हो जाता है तो रामसर कन्वेंशन के तहत उस साइट को रामसर साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। बेसिकली इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है। कौन कौन से 9 क्राइटेरियाज हैं? एक जो वेटलैंड है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो रेयर है, वो यूनिक एग्जाम्पल है नेचुरल या नियर नेचुरल वेटलैंड का, तो उसको रामसर कन्वेंशन के तहत रामसर साइट के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो वेटलैंड है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो रेयर है, या फिर वो यूनिक है, तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि किसी वल्नरेबल या किसी एंडेंजर्ड या किसी क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करता है। कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि किसी वल्नरेबल या एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करता है, तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि प्लांट और एनिमल्स की पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, ऐसी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है जो कि इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए। कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की किसी ऐसी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज को उनकी लाइफ साइकिल के अंदर किसी क्रिटिकल स्टेज पे सपोर्ट करता है, या फिर एडवर्स कंडीशंस में उनको रिफ्यूज प्रोवाइड करता है, तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा वेटलैंड है या कोई ऐसी साइट है जो कि रेगुलरली 20,000 या उससे ज्यादा वाटर वर्ड्स को सपोर्ट करता है, तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि रेगुलरली किसी एक स्पीशीज, वाटर वर्ड्स की किसी एक स्पीशीज या सब स्पीशीज की जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है, तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। देखो, एक बार फिर से मैं बोल देता हूं, हालांकि इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ मोटा मोटा देख लो कि एक तो रिकॉग्नाइज किया जा सकता है तब जब वेटलैंड जो है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो रेयर है, या फिर वो यूनिक है। किसी भी सेंस में अगर रिप्रेजेंटेटिव है, रेयर है या फिर यूनिक है, तो उसको रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड
या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करती है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि ऐसे प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए, तो उसको भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज की लाइफ साइकिल के अंदर उनको क्रिटिकल स्टेज पर सपोर्ट करता है या उनको एडवर्स कंडीशंस में रिफ्यूज प्रोवाइड करता है तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि रेगुलरली 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है तो भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि वाटर बर्ड की किसी स्पीशीज या किसी सब स्पीशीज की टोटल पॉपुलेशन के 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि नॉन एवियन एनिमल स्पीशीज, बेसिकली बर्ड्स के अलावा जो भी स्पीशीज हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन की 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि बेहद इंपॉर्टेंट सोर्स है फॉर द फूड ऑफ फिशेस या फिर फिशेस के लिए स्पॉनिंग ग्राउंड के तौर पे, नर्सरी के तौर पे या माइग्रेशन पाथ के तौर पे अगर कोई साइट बेहद इंपॉर्टेंट है तो भी उसको रामसर साइट के तौर पे रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनियस फिश सब स्पीशीज को या फैमिलीज को सपोर्ट करता है तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। देखो, मोटा मोटा बातचीत है, इसको एज सच रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप रटोगे भी तो भी रटा नहीं जाएगा। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ये कहता है कि एक बार देखो इसको ढंग से, एक दो बार रिवाइज कर लेना, मोटा मोटा जो चीजें हैं उनको याद कर लो, रटने की जरूरत नहीं है। मैंने पढ़ा इसलिए दिया है बिकॉज इसके बारे में बातचीत की गई थी बुक में, तो थोड़ा थोड़ा अपन ने देख लिया है। मोटा मोटा क्या है कि जो वेटलैंड है वो रिप्रेजेंटेटिव है, वो रेयर है, वो यूनिक है तो रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई वेटलैंड है जो कि वल्नरेबल, एंडेंजर्ड या क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को सपोर्ट करता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि प्लांट्स और एनिमल्स की ऐसी पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है जो कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करने के लिए इंपॉर्टेंट है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि प्लांट और एनिमल स्पीशीज की लाइफ में उनको क्रिटिकल स्टेज पे सपोर्ट करता है या फिर एडवर्स कंडीशंस में उनको रिफ्यूज प्रोवाइड करता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि 20,000 या उससे ज्यादा वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता है तो उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसा वेटलैंड है जो कि वाटर बर्ड्स की जो भी एक स्पीशीज की टोटल पॉपुलेशन है उसकी 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है तो भी रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि एनिमल स्पीशीज की किसी भी स्पीशीज की टोटल पॉपुलेशन के 1% पॉपुलेशन को सपोर्ट करता है तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट जो कि फिशेस के लिए फूड का इंपॉर्टेंट सोर्स है या फिशेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट माइग्रेशन पाथ है या फिशेस के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट नर्सरी है तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। या फिर कोई ऐसी साइट है जो कि एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनियस फिश सब स्पीशीज या फिर फैमिलीज को सपोर्ट करता है तो भी उसको रिकॉग्नाइज कर लिया जाएगा। सिंपल सी बातचीत है, रटना बिल्कुल भी नहीं, मैं बार बार ये बोल रहा हूं। अच्छा, फिर इसके बाद बात आती है सोशल रेलेवेंस ऑफ वेटलैंड्स के बारे में। वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये वर्ल्ड के सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव इकोसिस्टम होते हैं ये वेटलैंड्स। ये जो वेटलैंड्स हैं ये एक्वेटिक प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स को सपोर्ट करते हैं, बर्ड्स को सपोर्ट करते हैं। इनफैक्ट जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं उनकी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन को सपोर्ट करते हैं ये वेटलैंड्स। ये जो वेटलैंड्स हैं ये ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे न्यूट्रिएंट्स हैं और जहाँ पे सेडिमेंट्स जो हैं वो फिल्टर होते हैं, क्योंकि वेटलैंड्स में वुडी प्लांट्स देखने मिलते हैं, क्योंकि वेटलैंड्स में हर्बियस प्लांट्स देखने मिलते हैं, क्योंकि वेटलैंड्स में पिट्स देखने मिलते हैं। तो ये जो है ये न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट्स को फिल्टर करते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये वाटर के प्यूरिफिकेशन में भी हेल्प करते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये फ्लड्स को भी मैनेज करने में हेल्प करते हैं। इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है मैंग्रोव इकोसिस्टम। ये जो मैंग्रोव इकोसिस्टम होता है ये फ्लड्स को प्रिवेंट करता है, फ्लड्स को मिटिगेट करता है। ये जो वेटलैंड्स हैं ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल्स को रिचार्ज करने में भी मदद करते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये एक लंबी चौड़ी बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं
ये टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं, इको टूरिज्म के लिए इंपॉर्टेंट साइट्स होते हैं। और ये जो वेटलैंड्स हैं इनसे हमें ड्रिंकिंग वाटर भी मिलता है, हमें फिश भी मिलती है, हमें फॉडर भी मिलता है, हमें फ्यूल भी मिलता है। अब अगर देखो इंपॉर्टेंस को, तो ये जो इंपॉर्टेंस है ये भी ऐसी है कि इसको रटने की जरूरत नहीं है। एक बार देखो, दिमाग में बिठाओ कि वेटलैंड्स की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है, और उस इंपॉर्टेंस को फिर अपने हिसाब से लिखो कि भाई फ्लड्स को मैनेज करने के काम में आते हैं, वाटर को प्योरीफाई करने के काम में आते हैं, न्यूट्रिएंट्स और सेडिमेंट्स को फिल्टर करने के काम में आते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये लंबी चौड़ी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं। ये जो वेटलैंड्स हैं ये अंडरग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करते हैं। टूरिज्म के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट स्पॉट होते हैं ये वेटलैंड्स। फिर इसके बाद बात आती है कॉजेज ऑफ डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड्स के बारे में। देखो, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, ये तो ऑलमोस्ट हर एक प्रॉब्लम के लिए एक प्रॉब्लम है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके लिए आपको नीड्स बढ़ती जा रही हैं, उसके लिए आपको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड करना है तो आप क्या कर रहे हो, आप वेटलैंड्स में एनक्रोच कर रहे हो। तो ये जो रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है ये एक कॉज है डिप्लीशन ऑफ वेटलैंड्स का। एग्रीकल्चर का एनक्रोचमेंट, ये पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एग्रीकल्चर एक्सपेंड करने की जरूरत है। एग्रीकल्चर एक्सपेंड कहाँ करोगे, वेटलैंड्स में जा रहे हो आप, वेटलैंड्स को एनक्रोच कर रहे हो, वहां पे एग्रीकल्चर करने की कोशिश कर रहे हो और जो वेटलैंड इकोसिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हो। ओवरग्रेजिंग एक समस्या है। एक्वाकल्चर, अब एक्वाकल्चर है, आपको फिशेस का प्रोडक्शन करना है, आप आर्टिफिशियली सब क्रिएट कर रहे हो और उस क्रिएशन के चक्कर में वेटलैंड इकोसिस्टम को डिस्ट्रॉय कर रहे हो। वाटर पॉल्यूशन है, इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट को डंप किया जा रहा है। इस पॉल्यूशन की वजह से भी ये जो वेटलैंड्स हैं ये वेटलैंड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इजी और सिंपल सी बात है। देखो, अभी तक जितनी भी हमने बातचीत की है उसमें ये वाली जो स्लाइड है, ये स्लाइड अपने आप में इंपॉर्टेंट है बिकॉज वेटलैंड होता क्या है आपको समझ में आना चाहिए। क्लासिफिकेशन ऑफ वेटलैंड्स कोई डिफिकल्ट नहीं है, आपको पता होना चाहिए। फिर हमने ये जो क्राइटेरिया के बारे में बात करी, ये जो क्राइटेरिया है इसको बेसिक तौर पे देख लेना, रटना मत। मैं बार बार ही बोल रहा हूँ क्योंकि किताब में दे रखा था तो मैंने पढ़ा दिया, बाकी इसको रटने की जरूरत नहीं है। सोशल रेलेवेंस ऑफ वेटलैंड्स, ये ऑटोमेटिक आपकी समझ में आना चाहिए, इसमें ऐसा नहीं है कि इसको भी रटो। और कॉजेज ऑफ डिप्लीशन, ये तो आम कॉजेज है, आप खुद से लिख सकते हो। अच्छा, अब बात आती है कि लेक और वेटलैंड के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखो, ओरिजिन की अगर बात करें तो लेक्स जो हैं वो वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू ओरिजिनेट होती हैं। फॉर एग्जांपल, टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से लेक्स का ओरिजिन देखने को मिलता है, रिफ्ट वैली लेक्स देखने को मिलती हैं। इसके अलावा ग्लेशिएशन की प्रोसेस की वजह से भी लेक्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। फिर इसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से, आपने सुना होगा कल्डेरा होता है, क्रेटर होता है, वो सारी लेक्स जो हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं, वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से होती हैं। ये जो लेक्स होती हैं ये मैन मेड लेक्स भी होती हैं, मैन मेड एक्टिविटीज की वजह से भी लेक्स फॉर्म होती हैं। और ये जो लेक्स होती हैं ये इरोजन की वजह से, डिपोजिशन की वजह से भी फॉर्म होती हैं। तो वेरियस प्रोसेसेस के थ्रू लेक्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं। वेटलैंड्स की अगर बात करें तो वेटलैंड्स जो हैं वो फ्लूवियल प्रोसेस की वजह से फॉर्म होते हैं। जो रनिंग वाटर है उस रनिंग वाटर की वजह से जो भी इरोजन हो रहा है, जो भी डिपोजिशन हो रहा है, उसकी वजह से ये जो वेटलैंड्स में फॉर्म होते हैं। और जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की वजह से भी वेटलैंड्स फॉर्म होते हैं। अगर बात करें वाटर के बारे में तो लेक्स में पानी परमानेंटली देखने को मिलता है, वेटलैंड्स में परमानेंट भी हो सकता है, टेम्परेरी भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि किस जगह पे वेटलैंड फॉर्म हुआ है। तो पानी जो है वो लेक्स में परमानेंट होता है, लेकिन वेटलैंड्स में परमानेंट भी हो सकता है और टेम्परेरी भी हो सकता है। वाटर लेवल चेंजेस की अगर बात करें तो लेक्स में जो वाटर लेवल का चेंज है वो रिलेटिवली कम देखने को मिलता है, ना के बराबर देखने को मिलता है। लेकिन वेटलैंड्स में ये जो वाटर लेवल चेंज है ये ज्यादा देखने को मिलता है, रिलेटिवली लार्ज होता है। आप समझ ही सकते हो कि ऐसा सिस्टम है जहां पर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम खत्म नहीं हुआ है और एक्वेटिक इकोसिस्टम की शुरुआत हो गई है। अब सोचो, एस्च्यूरी है, एस्च्यूरी में कभी पानी ज्यादा भी हो सकता है, कभी पानी कम भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन कि वाटर का फ्लो कितना है। तो वेटलैंड में ये जो वाटर लेवल चेंजेस हैं ये ज्यादा देखने को मिलते हैं। थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन की अगर बात करें, पानी के अंदर जो टेम्परेचर का वेरिएशन है उसकी अगर बात करें तो लेक्स में थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है, बिकॉज लेक्स की गहराई कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। वेटलैंड्स में उतना ज्यादा थर्मल स्ट्रेटिफिकेशन देखने को नहीं मिलता है। वर्टिकल मिक्सिंग की अगर बात करें तो जो वर्टिकल मिक्सिंग होती है वो लेक्स में थर्मली रेगुलेट की जाती है और वेटलैंड्स में विंड के थ्रू रेगुलेट की जाती है। लेक्स में टेम्परेचर के थ्रू, टेम्परेचर वेरिएशंस के थ्रू
ये जो वर्टिकल मिक्सिंग है उसको रेगुलेट किया जाता है, लेकिन वेटलैंड्स में इतनी गहराई नहीं होती है, तो ये जो वर्टिकल मिक्सिंग है ये विंड्स के थ्रू रेगुलेट होती है। डोमिनेंट प्रोड्यूसर की अगर बात करें तो लेक्स में डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं फाइटोप्लैंक्टन्स जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, और वेटलैंड्स में डोमिनेंट प्रोड्यूसर्स होते हैं मैक्रोफाइट्स जो कि नेकेड आई से विजिबल होते हैं। फूड चेन की अगर बात करें तो लेक्स में आमतौर पे ग्रेजिंग पाथवे देखने को मिलता है। बेसिकली होता क्या है कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं और फिर हर्बीवोर्स उनको कंज्यूम करते हैं, तो लेक्स में ग्रेजिंग पाथवे देखने को मिलता है। लेकिन वेटलैंड्स में डेट्रिटस पाथवे देखने को मिलता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर से शुरुआत होती है फूड चेन वेटलैंड्स के अंदर। प्रोडक्टिविटी की अगर बात करें, अभी हम बात कर रहे थे कि वेटलैंड्स जो हैं वो दुनिया के सबसे प्रोडक्टिव इकोसिस्टम्स हैं। लेक्स जो हैं वो इनके कंपैरिजन में लोली प्रोडक्टिव होते हैं, कम प्रोडक्टिव होते हैं। न्यूट्रिएंट्स की अगर बात करें तो ये जो लेक्स होती हैं ये ओलिगोट्रॉपिक होती हैं। आमतौर पर लेक्स में जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल होता है वो लो होता है, लेकिन वेटलैंड जो है वो आमतौर पर यूट्रॉपिक होते हैं, उनमें न्यूट्रिएंट्स का जो लेवल होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। बायोडाइवर्सिटी की अगर बात करें तो लेक्स में बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली लो होती है, वेटलैंड्स में बायोडाइवर्सिटी कंपैरेटिवली हाई होती है। ग्राउंड वाटर रिचार्ज के बारे में अगर बात करें तो लेक्स में जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की कैपेसिटी है वो नेग्लिजिबल होती है, ना के बराबर होती है। लेकिन वेटलैंड्स में ये जो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने की कैपेबिलिटी है ये लो से लेकर हाई तक हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वेटलैंड की लोकेशन कहां पर है। वेस्ट ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो लेक्स के थ्रू वेस्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है, इनफैक्ट लेक्स खुद पॉल्यूट हो जाती हैं। लेकिन ये जो वेटलैंड्स होते हैं ये वेस्ट ट्रीटमेंट में मदद करते हैं, फिल्टरेशन में मदद करते हैं। लिटोरल एंड पेलेजियल रेशियो के बारे में अगर बात करें, लिटोरल एंड पेलेजियल रेशियो का मतलब बेसिकली मान लेते हैं कि ये कोई वाटर बॉडी है, इस वाटर बॉडी के सरफेस पे और इस वाटर बॉडी के बॉटम पे न्यूट्रिएंट्स में कितना डिफरेंस है, प्रोडक्टिविटी में कितना डिफरेंस है, उसका जो रेशियो होता है उसको लिटोरल और पेलेजियल रेशियो बुलाया जाता है। ये जो रेशियो है ये लेक्स में स्मॉल होता है, लेकिन वेटलैंड्स में ये रेशियो लार्ज होता है। फ्लड कंट्रोल की अगर बात करें तो लेक्स जो हैं वो फ्लड कंट्रोल में उतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते हैं, हालांकि रोल प्ले कर सकते हैं लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं करते हैं। कंपैरेटिवली फ्लड कंट्रोल में ये जो वेटलैंड्स हैं ये बड़ा ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। इजी और सिंपल सी बात है, देखो ये जो कंपैरिजन है इस कंपैरिजन से हो सकता है सवाल पूछ ले जाए, तो जो कंपैरिजन है इसको थोड़ा ढंग से देखना। लेकिन ये कंपैरिजन भी ऐसा है कि अगर आपको लेक इकोसिस्टम समझ में आता है और वेटलैंड इकोसिस्टम समझ में आता है तो आप इन सभी चीजों को अपने दिमाग से भी एनालाइज कर सकते हो। एक बार इसको देखना, ढंग से देखना, कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।